हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम पढ़ेंगे हमारा इस चैप्टर का जो थर्ड मॉड्यूल है, द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो नाजी लोग थे, हमें ये तो पता चल गया कि नाजी लोग कौन थे। ठीक है, अब तक हमें इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है। तो अब उनका वर्ल्ड के लेकर उनका दृष्टिकोण क्या था, कैसे वो देखते थे वर्ल्ड में। जर्मन्स के अलावा जो और भी था लोग रहते थे, उनके बारे में उनका क्या व्यू था। ज्यूज़ थे या और क्रिश्चियन लोग, जो अलग अलग लोग थे, उनके बारे में उनकी सोच क्या थी, वो सारी की सारी डिटेल जो है हम इस टॉपिक के अंदर अब कवर करेंगे। तो यह स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, द क्राइम दैट नाजी कमिटेड वॉज लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब जो भी ये क्राइम जो नाजी कर रहे थे, ये किससे जुड़ा हुआ था, जो उनका सिस्टम था ना, जो उनके बिलीव्स था या जो भी प्रैक्टिसेस वहाँ पर चल रही थी, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ें वो कर रहे थे। नाजी आइडियोलॉजी वॉज साइनोमनस विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। अब ये जो नाजियों की जो आइडियोलॉजी थी, जो इनकी विचारधारा थी, वो किस पर आधारित थी, जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था उस पर ही आधारित थी। मतलब जो हिटलर का मानना था, जो हिटलर का दृष्टिकोण था, जो हिटलर का नज़रिया था, वही क्या थी, नाजियों की आइडियोलॉजी थी। अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसके अनुसार क्या था, देयर वॉज नो इक्वेलिटी बिटवीन पीपल। हिटलर का क्या मानना था, कैसे देखता था कि कोई भी इक्वेलिटी नहीं है किसके बीच में, लोगों के बीच में भी सभी लोग क्या हैं, इक्वल नहीं है। बट ओनली अ रेशियल हिराकी, सिर्फ क्या है, रेशियल हिराकी है। अब रेशियल वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, रेशियल क्या होता है कि इसे नस्ल, ह्यूमन बींग की नस्ल्स के बारे में बात किया गया। नस्ल मीन्स क्या कि जैसे देखो, अब कुछ लोगों का स्किन का कलर देख लो अलग होते हैं। जैसे अफ्रीकन लोग हैं, वो क्या होते हैं, वो काले का ब्लैक कलर होता है उनका, है। कोई वाइट लोग होते हैं, ठीक है। किसी की आंखें ब्लू हैं, किसी के बाल किसी के काले हैं, किसी के ब्राउन है। तो क्या है, ये रेशियल जो है वो डिफरेंस है सबका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ रेशियल हिराकी है। इन दिस व्यू, ब्लॉन ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। अब वो जो ऐसा सोच रहा था, उसमें उसने क्या बताया कि जो ब्लू आइज, नीली आंखों वाले जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, सिर्फ वही क्या है, टॉप पे, मतलब सबसे ऊंचे लेवल पर वही है। अब यहाँ पे आपको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बोला गया है। अब ये आर्यंस लोग थे जो कि नेटिव लोग थे। नेटिव मीन्स वहीं के जो लोकल लोग थे जर्मन के, उनको बोला गया है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जिनकी आंखें क्या थी, नीली थी, ठीक है। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्या बोला गया है कि ये टॉप पर हैं, जबकि जो ज्यूस थे उन्हें सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। भाई उनका जो लेवल है वो सबसे डाउन है। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस एंड आर्क एनिमी ऑफ द आर्यन। अब इन्हें कहा जाता था कि भाई ये मतलब कि किसी भी रेस में नहीं है ज्यूज़, और ये कट्टर शत्रु हैं किसके, आर्यंस के। आर्यंस मैंने आपको बताया कौन थे, किनको कहा जाता था, जो नॉर्डिक आर्यन, जर्मन आर्यन, जर्मन के जो नेटिव पीपल्स थे उन्हें कहा जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि अब देखो, सबसे टॉप पे कौन से रख दिए, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस, जो मतलब कि वहाँ के लोकल लोग थे। और सबसे लोअर लेवल पर कौन रख दिए, ज्यूज़ रख दिए। अब बीच में जो लोग हैं उनको कौन कौन से फिट किए गए, अलग अलग जिनके एक्सटर्नल फीचर्स थे। जैसे किसी की नीली आंखें हैं, किसी की काली हैं, किसी की भूरी है, किसी के बाल भूरे हैं, किसी की स्किन का कलर। तो एक्सटर्नल फीचर जिस भी हिसाब से, तो उनको उसी के रैंक के अकॉर्डिंग जो था वो रख दिया गया। Hitler's racism borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। अब जो ये रेसिज्म थी हिटलर की, जो हिटलर रेसिज्म में इतना ज़्यादा बिलीव कर रहा था, ये आइडिया इसको आया कहाँ था, जो उस समय के थिंकर थे। कौन थे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। इनका जो आइडियाज़ थे, जो इन्होंने जो उस समय रिसर्चेस की थी, उनसे जो इसने ये आइडिया जो था वो बोरो किया था।
अब आइडिया क्या था डार्विन का? डार्विन था कौन? सबसे पहले ये देखो, नेचुरल साइंटिस्ट था, हु हैड ट्राई टू एक्सप्लेन, जिसने क्या कोशिश की थी कि एक्सप्लेन करने की द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन। कि भाई जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, ये किस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई थी और किस प्रकार से ये बने हैं, तो इस बारे में उसने जो है एक्सप्लेन की थी अपनी पूरी की पूरी थ्योरी। और हर्बर्ट जो स्पेंसर थे, बाद में उन्होंने अपना जो एक आइडिया था इनका, हर्बर्ट स्पेंसर का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई जो फिट है केवल वही सर्वाइव करेगा। तो ये आइडिया भी उन्होंने जो है आगे इसमें जोड़ दिया था इसी थ्योरी के अंदर। तो क्लियर है अब आपको दोनों को, दोनों के बारे में पता चल गया कि ये दोनों कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या बताया है आपको, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव ऑन द अर्थ। अब इनके अनुसार क्या था कि सिर्फ वही स्पीशीज जो है सर्वाइव करेंगी अर्थ पर, दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, कि जो अडॉप्ट करेंगे, जो यहाँ पे क्लाइमेटिक, अर्थ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे लगातार जो चेंज हो रही हैं, उनको जो मतलब कि अडॉप्ट कर लेगी या अपने आप को उनके अनुसार ढाल लेगी, सिर्फ वही स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल की है, या किसी भी जीव की है, वो सर्वाइव करेगी। तो ये उन्होंने एक जो रिसर्च की थी उसके बारे में यहाँ पर बताया है। वी शुड बियर इन माइंड दैट, अब हमें ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डार्विन थे, नेवर एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। उसने ये भी कहा था कि उसने कभी ये नहीं कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी करें जो नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसके लिए। ये बात भी जो है डार्विन ने कही थी। However, his idea were used by racist। हालांकि उसके जो ये आइडिया थे, जो उसने ये अपनी थ्योरी जो बन दी थी, जो रिसर्च की थी, उसको यूज़ किया गया जो रेसिस्ट थिंकर्स थे उनके द्वारा, जो पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा, क्या करने के लिए, सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, अपनी जो उनकी सोच थी इम्पीरियल रूल को बनाए रखने के लिए। कहाँ पर इम्पीरियल रूल? जो कि जीते हुई टेरिटरीज थी या उन वहाँ के लोग थे, उन पर अपने आप को रूल बनाया रखने के लिए कि हमारा रूल इन पे बना रहे और हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और ये थ्योरीज पहले दी जा चुकी हैं, सिर्फ उसको सही साबित करने के लिए जो रेसिस्ट थिंकर थे और जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इन बातों का सहारा लिया। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल। अब नाजियों का जो आर्ग्यूमेंट वो जो कर रहे थे क्या था, बहुत ही सिंपल था। द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो नस्ल स्ट्रोंग होगी वही सर्वाइव करेगी, और वीक वन वुड पैरिश। अब जो कमज़ोर नस्ल होगी क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगी। आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो आर्यन, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे ना, जर्मन के जो लोग थे वो क्या थे, फाइनेस्ट, में सबसे अच्छी नस्ल है ये सबसे टॉप पे है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, और इसे अपनी प्योरिटी बना कर रखनी है। बिकम स्ट्रोंगर, मजबूत बनना है। एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को क्या करना है, डोमिनेट करना है। तो यहाँ पे आपको ये नाजियों की क्या थ्योरी थी या हिटलर की क्या थ्योरी थी, क्या आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बता दिया गया है, एक आइडियोलॉजी के बारे में। अब सेकंड क्या था, द अदर एस्पेक्ट ऑफ द हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबनसरम। अब लिबनसरम का यहाँ पे मीनिंग क्या बताया, लिविंग स्पेस। दूसरी भाई ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या था उसका, एक और आइडियोलॉजी थी उसकी, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जिसको कि लिबनसरम कहा गया है। लिबनसरम का मीनिंग है लिविंग स्पेस। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर एंड सेटलमेंट। अब ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपसे कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि क्या था ये लिबनसरम जो था। सबसे पहले आपको लिखना है इसका आंसर कि ये लिविंग स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और हिटलर का ये मानना था कि जो न्यू टेरिटरीज है, ये पूरा पैराग्राफ आपका यही है यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि लिबनसरम से अगर आ जाता है तो तीनों चारों लाइनें आपको इसके अंदर ये लिखनी है। आपका ये आंसर ये होगा। अगर आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि हिटलर की आइडियोलॉजी जोग्राफिकल क्या थी, जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या था लिबनस्ट्रॉम, तो आपने पूरा आंसर इसके अंदर देना है। ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर फॉर सेटलमेंट। उसका ये मानना था कि जो नई टेरिटरीज हैं उन्हें अपने कब्जे में लेना होगा सेटलमेंट के लिए। दिस वुड इन्हेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। अब देखो, नई टेरिटरीज को अगर जीतेगा और अपने कब्जे में रहेगा तो जो मदरलैंड है उसका क्या होगा, जो मदर कंट्री है उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एरिया बढ़ने से क्या होगा, वाइल अनेबल द सेटलर्स ऑफ न्यू लैंड टू रिटेन एंड इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। अब यहाँ पे जब नए लोगों को वहाँ पर बसाया जाएगा तो जिस जहाँ पे कि उनका ओरिजिन हुआ था उनसे उनको अजीब नहीं लगेगा, उसी जगह पे वो बड़ी नई जगह पर जाकर बड़े आराम से बस सकते हैं। एक तो ये था, और इससे क्या बताया, इट वुड ऑल्सो इनहेंस द, अब जगह बढ़ा रहा था, टेरिटरीज को बढ़ा रहा था, इससे क्या होगा, अब जो नई जगह पे जो जितने भी मटेरियल रिसोर्स में होंगे, जैसे कोयले के हो गए या कुछ भी हो गए, मेटल के हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो क्या होगा, वो भी उसके कब्जे में आ जाएंगे जितने वाले के। ठीक है, इससे क्या होगा, पावर बढ़ेगी जर्मन नेशन की। तो ऐसा ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हिटलर का मानना था। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। अब हिटलर ने इसी आइडियोलॉजी को लेकर क्या किया, अपनी जो बाउंड्रीज थी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो उसने बढ़ानी शुरू की। टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जोग्राफिकली इन वन प्लेस। अब पूरे जितने जर्मन की मतलब कि एक ही जगह पर जो जर्मन जोग्राफिकली मतलब जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन था कि सारी को मैं जर्मन के अंडर ही ले आऊँ। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन। इन सब एक्सपेरिमेंट करने की वो जो पोलैंड था वो लेबोरेटरी बन चुका था। अब है आपका 3.1 वंस इन पावर। जब एक बार पावर में आ गए, आपका 3.1 क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल एस्टेट। अब रेशियल एस्टेट्स को किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया वो सारी डिटेल अब इस पैराग्राफ के अंदर बताई है। अब क्या बताया गया है, वंस द पावर, वंस इन पावर, जब एक बार ये पावर में आ गए, द नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएशन एंड एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाय physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। अब यहाँ क्या बताया कि जब एक बार नाजियों ने मतलब कि सत्ता में आ गए तो नाजियों ने बहुत ही जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया जो उनका सपना था ना, उसको पूरा करने के लिए कि जो पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी है उसको डेवलप किया जाए और जो प्योर जर्मन है उनको ही रखा जाए। कैसे, क्या किया इसके लिए, इसके लिए इन्होंने फिज़िकली एलिमिनेट करना मतलब ख़त्म करना शुरू कर दिया जिनको कि अनडिज़ायरेबल समझते थे। कहाँ पर, चाहे वो बढ़ा हुआ एक्सटेंड किया हुआ एम्पायर ही क्यों, जो जीता हुआ एम्पायर था ना, चाहे उसमें ही अनडिज़ायरेबल लोग थे उनको हटाना शुरू कर दिया, मारना और उनको वहाँ से हटाना किसी भी तरीके से इन्होंने मतलब कि सिर्फ कि प्योर जर्मन जो आर्यंस हैं वही कम्युनिटी, जो रेशियल कम्युनिटी है वही सरवाइव करे, ऐसा उन्होंने करने की शुरुआत बहुत ही जल्दी कर दी। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अब नाजीज क्या चाहते थे, सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की हो जो, ठीक है। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिज़ायरेबल। उनका ये मानना था कि सिर्फ वही लोग, वही अकेले कौन हैं, वही ही डिज़ायरेबल हैं, बाकी तो क्या है, अनडिज़ायरेबल है, सिर्फ वही धरती पर रहेंगे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग द मल्टीप्लेइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। सिर्फ वो अपने आप को ही वर्दी समझते थे कि जो है जितने भी ये सब काम कर सकते हैं वही कर सकते हैं, बाकी सब क्या है, अनडिज़ायरेबल है। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन, इनका अर्थ ये था कि वो जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, जो इनको लगते थे ना कि इम्प्योर है, ये प्योर नहीं है, या फिर जो एबनॉर्मल हैं उन्हें हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, उन्हें जीने का कोई राइट नहीं था। क्लियर हो रही है बात आपको? चाहे वो जर्मन लोग भी हैं ना, जो इनको लगते थे कि भैया इम्प्योर है, प्योर नहीं है,
या फिर ये लोग एबनॉर्मल हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अंडर द यूथोनेसिया प्रोग्राम, अब इनका जो यूथोनेसिया प्रोग्राम था, हेलमुथ फादर along with other Nazi official had condemned to death many Germans। अब जब ये स्टार्टिंग में आपको याद है ना, हेलमुथ के जो फादर जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, उसके बारे में फिर से यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो अब जो यूथेसिया प्रोग्राम जो था, उसके तहत जो हेलमुथ के फादर थे, उन्होंने दूसरे जो नाजी ऑफिशियल के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो जर्मन जिनको कि कंसीडर किया गया था मेंटली और फिजिकली अनफिट हैं, ऐसे लोगों को उसने मार दिया था, हेलमुथ के फादर ने। स्टार्टिंग में याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि वो जब बात कर रहे थे कि जैसा हमने उनके साथ व्यवहार किया वो भी हमारे साथ अब वैसा ही करेंगे, क्यों? क्योंकि हिटलर हार चुका था। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासीफाइज एज अनडिज़ायरेबल। सिर्फ जो ज्यूज़ लोग थे ना, सिर्फ उनको ही अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में नहीं रखा गया था, और भी लोग थे। देयर वर अदर मैनी जिप्सीज। अब बहुत सारे जिप्सीज थे, ब्लैक लोग थे जो कि नाजी जर्मनी के अंदर रह रहे थे, और इन्हें भी रेशियली इन्फीरियर मतलब अपना कम समझा जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ सुपीरियर आर्यन रेस। उन्हें खतरा समझा जाता था, जो बायोलॉजिकल प्योरिटी थी ना इनकी बनाई हुई, वही सुपीरियर आयरन रेस जो है, भाई आर्यन नस्ल जो है सबसे सुपीरियर है, उन्हें ये खतरा लगते थे कि भाई इनकी बायोलॉजिकल प्योरिटी को ये ख़त्म ना करते। देवर वाइडली प्रोसिक्यूटेड। इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि सज़ा दी जाती थी बड़े लेवल पर। इवन रशियन, हालांकि जो रशियन थे, रशिया के रहने वाले, पोल्स थे, पोलैंड के रहने वाले, वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन, उनको भी नीचे ही समझा जाता था। एंड हैंस अंडरस्टैंडिंग एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। अब उनको ये कहा जाता भी किसी भी प्रकार की ह्यूमैनिटी में फिट नहीं होते हैं। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाई पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया, जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को और जो रशिया का बड़ा हिस्सा था, कैप्चर सिविलियन वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर। अब यहाँ पर जब इसने कब्जा कर लिया तो वहाँ पर जो सिविलियन, वहाँ के जो नागरिक थे, उनको भी पकड़ा, तो उनको मजबूर किया स्लेव लेबर के तौर पर काम करने के लिए। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। उनमें से बहुत सारे तो सिंपली मर गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे हार्ड वर्क लिया जाता था, या भूखमरी, स्टारवेशन होता, भूखमरी से वो लोग मर गए थे। Jews remain the worst suffers in Nazi Germany। अब जो ज्यूज़ थे, इनसे बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था नाजियों के जर्मनी में। नाजी हेटर्स ऑफ द ज्यूज़ हैड प्रिक्सोर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूज़। अब यहाँ पर क्या बताया गया, जो नाजी जर्मनी ने उनसे बहुत ज़्यादा, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्यूज़ ने जो है सफ़र किया था। जो नाजी थे उनसे नफ़रत करते थे ज्यूज़ से पहले से ही, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन जो धर्म था उसमें ही नफ़रत पहले से ही थी ज्यूज़ के प्रति। अब क्यों थी, ये रीज़न और समझो यहाँ पर। दे हैड बिन स्टीरियोटाइप भाई उनकी ये सोच बनी हुई थी एज किलर ऑफ क्राइस्ट। अब जो जीसस क्राइस्ट थे, उनका मतलब कि ये मानना था क्रिश्चियंस का कि इन ज्यूज़ ने उनका जो जीसस क्राइस्ट था, जिसको कि मतलब कि गॉड मानते थे, उसके भाई इन्होंने इनको मारा है, ज्यूज़ ने मारा है, ज्यूज़ की वजह से वो मरे हैं, इनके जीसस क्राइस्ट जो थे। एंड असर्स, मतलब ये जो बात थी ये बहुत ही ज़्यादा जो थी वो फैली हुई थी। यहाँ पे जो ये वर्ड आया है यूसर्स, इसका मीनिंग था वो सूद लेते थे, ब्याज खाते थे, ऐसा उनको माना जाता था। मतलब एक तो ये था कि ये जीसस क्राइस्ट के किलर हैं, सेकेंडली ये सूदखोर हैं, इसलिए पहले से ही जो ट्रेडिशन था क्रिश्चियन उसके अंदर इनके लिए, ज्यूज़ के लिए नफ़रत भरी हुई थी।
Until medieval time तक Jews were barred from owning land। भाई Jews जो थे ये घर नहीं खरीद सकते थे, या मतलब लैंड जो है ज़मीन है वो नहीं खरीद सकते थे। दे सर्वाइव मेनली थ्रू द ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। ये कैसे सर्वाइव करते थे? व्यापार करके, या फिर जो पैसा उधार देकर अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, या जीविका जो है वो कमाते थे। अब यहाँ पे क्या बताया है नेक्स्ट आपका, दे लिव इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घैटोज। अब ये अलग से जो मार्क किए हुए एरियाज थे, भाई निशानी बना देते ना यहाँ पे, भाई ये लोग रहेंगे अलग डिफरेंट जगह पे, उस जिसको उसको कहा जाता था घैटोज। कई बार घैटोज पूछ लिया जाता आपसे, क्या घैटोज किसको कहा गया है यहाँ पर? तो घैटोज जो थे सेपरेटली मार्क्ड एरिया था जिसके अंदर की ज्यूज रहते थे। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस। इनको कई बार सज़ा दी जाती थी, समय कई बार क्या होता था टाइम के अकॉर्डिंग इनके साथ वायलेंस हो जाता था। एंड एक्सपल्जन फ्रॉम द लैंड, या जो इनकी ज़मीनें होती थी वहाँ से इनको भगा दिया जाता था। हाउ एवर हिटलर हेटेड ऑफ द जू वॉज बेस्ड ऑन प्रीडियो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। हालांकि जो नफ़रत थी जूस के प्रति हिटलर की, वो साइंस की जो थ्योरीज थी रेस पर आधारित थी। विच हेल्प दैम कन्वर्जन वॉज नो सोल्यूशन टू द जूस प्रॉब्लम। अब कन्वर्जन क्या है भाई? पहले ये जूस जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे कन्वर्जन भी जो है उसकी वजह से भी ना इनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। अभी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी कैसे सॉल्व हो रही थी, इनको टोटली ख़त्म करके प्रॉब्लम इनकी सॉल्व की जा रही थी। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized as and segregated the Jews। यहाँ पे पपराइज का मीनिंग है आपका बिल्कुल गरीबी में पहुँचा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया इनको और बिल्कुल एकदम गरीबी तक पहुँचा दिया। सेग्रीगेटेड द जूस को बिल्कुल एकदम अलग कर दिया। कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, उनको मजबूर किया गया कि वो देश को छोड़ दें। द नेक्स्ट फेज, अब इसके बाद 1938 के बाद जब 1939 से लेके 1945 तक, एम टू कंसंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज, इनको कुछ एरिया के अंदर रखा जाता था। एंड इवेंचुअली किल्ड दैम इन गैस चैम्बर इन पोलैंड, और पोलैंड के अंदर इनको गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत हो तो मुझसे समझ लेना। थैंक यू।